आज हम जानेंगे कज़न डिक्लेरेशन के बारे में। ये ब्रिक्स का समिट हुआ 22 से 24 अक्टूबर 2024 को रशिया के शहर कज़ान में, और यहाँ जो डिक्लेरेशन जो पब्लिश हुआ उसको कज़ान डिक्लेरेशन कहा जा रहा है। कज़ान डिक्लेरेशन का जो थीम है वो है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, और उसका जो माटो है ब्रिक्स एंड ग्लोबल साउथ बिल्डिंग अ बेटर वर्ल्ड टुगेदर। ब्रिक्स का जो समिट है ये हमारे लिए पढ़ना इसलिए अहम है क्योंकि अब जो वेस्ट है और जो नेटो जिस तरह के रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके मुताबिक, वेस्ट के मुताबिक ये एक ईस्टर्न ब्लॉक बनेगा और मे बी ये नियर फ्यूचर में एक बहुत बड़ी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बने। तो इस हवाले से ये बहुत ही अहमियत का हामिल है, और इसके पूरे समिट को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। इन 4 हिस्सों को में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई। स्ट्रेंथनिंग मल्टीलिटरलिज्म, यहाँ पर बात की गई कि जो मल्टीलिटरलिज्म है, जो पहले तो यूनिलिटरलिज्म क्या होता है। यूनिलिटरलिज्म जो होता है कि वन मैन, जो वन कंट्री होती है वो अपनी मनमानी करती है, वो किसी के ऊपर सैंक्शन लगा देगी, किसी को ट्रेड की इजाज़त दे देगी, किसके साथ ट्रेड करनी है, किसको नहीं करने देनी, किसको अंडरमाइन करना है, कर्टल करना है पावर को, जिस तरह से वो सारा कुछ कौन करता है, वो यूनिलिटरल रिलेशन में होता है। मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज होते हैं वो बाईलिटरल रिलेशन होते हैं। जो दो कंट्रीज के दरमियान जब रिलेशन होते हैं तो बाईलिटरल होते हैं। ये मल्टीलिटरल का मतलब होता है ये ग्लोबली एक्सपेंडेड जो होगी ये ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो स्ट्रेंथनिंग मल्टीलिटरलिज्म में सबसे पहले जो अहम बातें की गई वहाँ ये कहा गया जी डेमोक्रेटिक जो होगी वो गवर्नेंस को हम सपोर्ट करेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को। और उसके अलावा यहाँ पर बात की गई इम्पॉर्टेंस ऑफ G20 कंट्रीज और उनका जो रोल है ग्लोबल इश्यूज के अंदर, उसको जो अहमियत है वो बताई गई है। और उसके बाद जो इसमें सबसे जो मेन पॉइंट्स हैं वो है पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पर जो यूक्रेन और रशिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में बात की गई कि पीसफुल उसका कोई हल निकलना चाहिए। गजा और इसराइल की जो वार है, लेबनान और इसराइल की जो है, ईरान और इसराइल की जो है, पूरे यानी कि मिडल ईस्ट, सीरिया जो उनके इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, और यमन वार जो अभी चल रही है, इस तरह से जो यानी कि मिडल ईस्ट के तमाम जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बहस की गई और उनके बारे में कहा गया कि उनका पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए। हम कंडेम करते हैं किसी भी एग्रेशन को, किसी भी टेररिज्म एक्टिविटी को। तो इस पॉइंट के अंदर जो मेन यही 2 पॉइंट है। और जो दूसरा पॉइंट है एनहांस कोऑपरेशन फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी। इस पॉइंट में जो मेन बातें हैं वो जो हैं कि नॉन प्रोलिफरेशन यानी कि डिसआर्मामेंट, एटॉमिक वार से बचने के लिए ये जो एटॉमिक एनर्जी के जो दूसरे कंट्रीज के अंदर अभी कुछ कंट्रीज जो है ना वो कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से एटॉमिक पावर गेन कर ली जाए, तो उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे और उसकी जो यूज है उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। क्योंकि जो एटॉमिक वार छिड़ेगी 2 कंट्रीज के दरमियान तो वो किसी भी दूसरे मुल्क के लिए फायदे का बायस नहीं बनती, वो नुकसान ही करती है, वो ह्यूमैनिटी के लिए नुकसान है। और उसके बाद जो कहा गया आर्म्स रेस एंड स्पेस, स्पेस के अंदर ये 1950 से अब तक ये स्पेस के अंदर एक लड़ाई जारी है मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान, रशिया की, फिर उधर अमेरिका की, फिर इधर चाइना ने भी अपने सेटेलाइट्स वगैरह, हर कंट्री कोशिश कर रही है कि स्पेस के अंदर उसके ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि और सेटेलाइट्स वगैरह हों। वहाँ पर उन्होंने कहा है कि आर्म्स रेस एंड स्पेस को रोका जाएगा। और उसके बाद टेररिज्म को हम कंडेम करते हैं, चाहे वो किसी सूरत में भी हूँ, वो काबिल कबूल नहीं है। और यहाँ पर बताया गया है कि टेररिस्ट अटैक डिफरेंट कंट्रीज में जो हुए हैं हम उनको कंडेम करते हैं इसके हवाले से। और इसके अंदर जो मेन बातें की गई हैं, जो आजकल जो डिसइंफॉर्मेशन है, ये जो फेक न्यूज़ हैं इनके बारे में बात की गई है, जो सोशल मीडिया के मिस यूज़ कर रही हैं डिफरेंट कंट्रीज अपने पर्पज़ को गेन करने के लिए, उसके बारे में उसको कंडेम किया गया और उसकी रोकथाम के लिए इकदाम के बारे में कहा गया है। और उसके बाद जो करप्शन है और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, उसके बारे में डिटेल में कहा गया है कि इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी, इनके खिलाफ लड़ा जाएगा और इनको किसी न किसी तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। और जो इसके बारे में तीसरा जो पॉइंट है फॉस्टरिंग फिनेंशियल कोऑपरेशन, किस तरह डिफरेंट कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करके फिनांस स्टेबिलिटी लाएंगे। तो यहाँ जो मेन पॉइंट है यहाँ पर कहा गया है कि इरेडिकेट पॉवर्टी, हंगर, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो इस वक्त लो कंडीशन चल रही है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं
वहाँ पर जो हंगर रेट है वो ज़्यादा है, पॉवर्टी रेट ज़्यादा है। इवन और कंट्री, बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर पॉवर्टी रेट ज़्यादा है, उसको कम किया जाएगा, मिनिमाइज किया जाएगा, एरिडिकेट किया जाएगा। और उसके बाद मिनिमाइज ट्रेड बैरियर। अब जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो दूसरे कंट्रीज के ऊपर सैंक्शन लगाती हैं, तो उनको वो कह रहे हैं कि मिनिमाइज किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी एक कंट्री के साथ आपके नहीं बनती तो इतना पावरफुल है कि वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए आपके ऊपर सैंक्शन लगा देता है कि आपकी चीज़ कोई फ़रोख्त नहीं, कहीं फ़रोख्त। जिस तरह से ईरान का जो अब आइलैंड गैस है वो कोई ख़रीद नहीं सकता। अब पाकिस्तान चाह रहा है कि गैस पाइपलाइन डाल दे या ऑयल पाइपलाइन, वो नहीं डलेंगी। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड जो पावर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई ईरान जब तक झुकेगा नहीं तब तक हम उसको नहीं मानेंगे, उसके जो रिलेशन हैं उसके साथ आप नहीं रख सकते। तो हमारी जो अभी गैस पाइपलाइन है वो अभी तक मनसूबा पड़ा हुआ है, वैसे का वैसे हम नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिकन सैंक्शन है वहाँ पर। और तो तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है यूज ऑफ लोकल करेंसीज इमंग ब्रिक्स कंट्रीज एंड इट्स पार्टनर्स। लोकल करेंसीज को वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत ने कि इसकी बजाय कि डॉलर्स में जो की जाती है ट्रेड, उससे बेहतर है कि लोकल करेंसी जिस भी कंट्रीज़ की जैसी करेंसीज हैं उस करेंसीज के मुताबिक जो है ना चलनी चाहिए। ये ब्रिक्स कंट्रीज ने स्टार्ट कर दिया है। अब ये डिफरेंट कंट्रीज के, अब जो वेस्ट लेके बैठा हुआ है इस चीज़ को कि डॉलर की जगह लोकल करेंसी अगर ले गई तो डॉलर की जो अहमियत है वो कम हो जाएगी। और चौथा जो है डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो असिस्ट करेंगी फिनेंशियली तौर पर और एज वेल एज टेक्नोलॉजी के तौर पर, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यानी कि हद तक आगे बढ़ चुकी है। अब एआई आ चुकी है, वो टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे हैं। और जो डेवलपिंग है वो अभी डाउन है। तो डेवलप्ड कंट्रीज जो होंगी वो अब असिस्ट करेंगी अपनी डेवलपिंग कंट्रीज को वाया फिनांस, लोन देंगी। लोन और जिन्होंने लोन दिए हुए हैं वो कोशिश करेंगी कि उसको डिले करें ताकि डेवलपिंग कंट्रीज मज़ीद ग्रोथ कर सके। और उसके बाद चौथा और आखिरी पॉइंट जो है उसके अंदर कहा गया कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनहेंस कोऑपरेशन इन एजुकेशन एंड साइंस। साइंस और एजुकेशन में कोऑपरेशन ब्रिक्स कंट्रीज और इसके पार्टनरशिप जो है पार्टनर कंट्रीज हैं। अभी इसकी जो ब्रिक्स की टोटल कंट्रीज हैं वो 9 है, मजीद ऑब्जर्वर स्टेट्स बहुत हैं। तो ये जो 9 कंट्रीज हैं ये आपस में कोऑपरेशन के जरिए एजुकेशनल और साइंसी जो चीज़ें हैं, साइंटिफिक रिसर्च जो हैं वो इकट्ठे करेंगी और इसको ग्रोथ होगी। और दूसरा जो पॉइंट है इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट रूट्स। ट्रांसपोर्ट रूट्स को पहले तो बात यह है कि ट्रांसपोर्ट रूट जो महफूज बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंट्रीज है उसकी सॉवरेनिटी को खतरा है कि आप उसमें ट्रांसपोर्ट जो करते हैं विदाउट सिक्योरिटी करते हैं, वहाँ पर ऐसी चीज़ें ला रहे हैं जो उस कंट्री के सॉवरेनिटी के लिए खतरा बन सकते हैं, वो ऐसी चीज़ें रोकी जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम सॉवरेनिटी सोचा जाएगा कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट रूट्स को इम्प्रूव किया जाएगा। और थर्ड जो पॉइंट है वो है इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के जो इश्यूज हैं जिसके अंदर जो अभी डिफरेंट एटॉमिक रेडिएशन की वजह से जो डिफरेंट किस्म की बीमारियां फैल रही हैं उनके ऊपर बात की गई कि किस तरह से हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए कि फ्यूचर में इस तरह की चीज़ों से बचा जा सके। और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो अपोज डिस्क्रिमिनेशन। हम किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो जेंडर बेस्ड हो, चाहे वो रेस बेस्ड हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे डिसेबिलिटी की बुनियाद पर हो, किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी हो हम उसको अपोज करेंगे। और एक दो और जो पॉइंट है वो ये है कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात की गई। देखेंगे जो इंडेंजर स्पीशीज हैं उनकी रोकथाम की जाएगी, उनके लिए महफूज जगहें बनाई जाएंगी जहाँ पर उनको रखा जा सके और उनके शिकार पर पाबंदी लगाई जाएगी। और जो जियोलॉजिकल जो सर्वे हैं वो किए जाएंगे ताकि मिनरल्स जो हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको देखा जा सके किस कंट्रीज में कितनी हैं और उनको बेहतर रास्ते पर लाकर या बेहतरीन तरीके से उनको यूज़ किया जाए। और 18 अगस्त को जो है ना वो जियोग्राफर्स डे बनाया जाएगा। और इसके अलावा जो इनका जो ICM है, इंटर बैंक जो इनका है, वो फिनांस के लिए करेंसीज जो हैं लोकल करेंसीज मुतारफ़ करवाई जाएंगी। नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को फॉस्टर करेगा। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें इसके अंदर कज़ान डिक्लेरेशन के अंदर बताई गई हैं। नियर फ्यूचर में
लगता ऐसे है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक ग्लोबल पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ज़ाहिर हो सकती है।